नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बड़ी खबर है मथुरा से। ग्रामीणों ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया है। सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत के बाद से हंगामा वहां पर हुआ और थाना जैत क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार मजदूरों को कार ने टक्कर मारी थी। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हुआ, ये जानकारी है। सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत के बाद से हंगामा वहां पर बरपा है। बड़ी जानकारी आपके सामने। थाना जैत क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार मजदूरों को कार ने मारी थी टक्कर। ये बड़ी खबर इस वक्त हादसे की है और हादसे के बाद लोग वहां पर गुस्से में हैं, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा सड़क पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया ग्रामीणों ने। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी अनिल जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अनिल, क्या जानकारी है, क्या कह रहे हैं जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोई बड़ा अधिकारी प्रशासनिक वहां पर पहुंचा? अनिल जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जैत थाना क्षेत्र का है, जहां पर देवी आटस रोड पर आज शाम को जब 2 बाइक सवार 3 मजदूर अपना काम कर जब घर लौट रहे थे तो उसी समय एक कार ने इनको जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। और जब ग्रामीणों को सूचना लगी तो वहां पर पास के ही गांव के ये ग्रामीण हैं, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के शवों को आगरा दिल्ली हाईवे पर रखकर वहां पर जाम लगा दिया। और यह जाम घंटों लगा रहा, जिससे कि आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबी लंबी कतारें लग गई। यहाँ पर अधिकारियों को मौके पर पहुंचने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वाहन पूरे हाईवे पर खड़े हो गए थे और यहाँ पर ग्रामीणों ने पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया था। अभी जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हों तो उन्होंने ग्रामीणों को समझाया है और अभी जो हाईवे का जाम है, आगरा दिल्ली हाईवे का जाम है, वो अभी खोला जा सका है। जी अच्छा अनिल, आप कह रहे हैं कि अभी वहां पर मामला शांत हो गया है, ग्रामीण वहां से जा चुके हैं सड़क से? जी, अभी अधिकारी पहुंचे हैं, एसपी सिटी पहुंचे हैं, वहां पर मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंचा है, कई सर्किल के सीओ पहुंचे हैं, तब उन्होंने ग्रामीणों को समझाया है। और जस्ट अभी सबसे पहले ये खबर हम एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहे हैं कि अभी जाम यहाँ पर खुल गया है और आगरा दिल्ली का जो यातायात है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है। जी, और कैसे ये हादसा हुआ अनिल, क्या बताया जा रहा है? और 2 मजदूर कहाँ के रहने वाले थे? कार सवार मौके से भाग निकले हैं, ये भी जानकारी है। क्या कह रही है पुलिस? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जब का है, जब ये जो पासी के गांव के रहने वाले हैं, ये मजदूर एक बाइक से 3 मजदूर एक ही बाइक पर सवार होकर जब ये अपने घर के लिए लौट रहे थे तो तभी एक कार ने इन्हें जबरदस्त टक्कर मारी और टक्कर इतनी भयंकर थी कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक मजदूर घायल हो गया। जब यहाँ पर पास के ही जो ग्रामीण थे वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो ड्राइवर था, उस समय जो ग्रामीणों के बताए अनुसार जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर यहाँ पर था, लेकिन वो बाद में वहां से फरार हो गया। जब उन्होंने भीड़ इकट्ठे हुए देखी तो अपने आप को सेफ न समझा और उसने वहां से वो भाग गया, मौके से फरार हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने आगरा दिल्ली हाईवे पर जाम लगाया और जाम में इतना कई घंटों तक जाम लगा रहा और जाम की वजह से आगरा दिल्ली हाईवे पर लंबी लंबी कतारें लगी, जहां पर कि अभी ये जाम को पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया है और जाम को खुलवाया है। जी, तेज रफ्तार हादसे के पीछे की वजह बता रही है पुलिस। और साथ ही ये बताएं अनिल कि कार ड्राइवर को लेकर क्या जानकारी दे पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी? कार ड्राइवर को लेकर पुलिस के अधिकारी अभी कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो पहले है कि आगरा दिल्ली हाईवे पर जो जाम लगा हुआ है उसको खुलवाया जाए और यातायात को सुचारू रूप से यहाँ पर प्रारंभ कराया जाए, क्योंकि कई घंटों का जाम है और कई किलोमीटर तक लंबी जो लाइनें हैं आगरा दिल्ली हाईवे पर यहाँ पर लगी हुई है। कार ड्राइवर मौके से फरार है, अभी जाम को खुलवा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपने दी है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के गुलिस्ता कॉलोनी में मौजूद सरकारी आवास में अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि सपा विधायक दोपहर 2:15 बजे जब अपने आवास पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ था। आवास के किचन में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सपा विधायक ने गौतमपल्ली थाना प्रभारी से शिकायत करके मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो राजधानी लखनऊ में दबंग कितने बेखौफ हैं, आप सोचिए। राजधानी का ये हाल है, जिसके बाद से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी एक बार फिर से मिल गया। ये सपा के विधायक बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है, पुलिस पड़ताल कर रही है। सपा विधायक के सरकारी आवास में तोड़फोड़ की गई है। डॉक्टर आर के वर्मा इनका नाम है, इनका आवास था और वहां पर
बेखौफ बदमाश आते हैं, तोड़फोड़ की जाती है और फिर बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस में शिकायत की गई है, पुलिस कर रही है पूरे मामले की पड़ताल। और देखिए, कल योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए। योगी सरकार 2.0 में डबल रफ्तार से काम हुए हैं। दोबारा सीएम पद पर काबिज होते ही सीएम योगी ने 100 दिन, 6 महीने, 5 साल का लक्ष्य तय किया। साथ ही गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया और वही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश में 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेलों का आयोजन किया गया। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। और देखिए, इसके अलावा योगी सरकार ने 100 दिन के भीतर अपराधियों और माफिया की 844 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त भी किया। और वहीं धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर को हटाए गए, जिनमें से 17,816 स्कूलों को दिए गए हैं। और इसके अलावा योगी 68,784 अतिक्रमण स्थलों और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को योगी सरकार ने मुक्त करवाया गया है। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों का संचालन और उनके प्रबंधन के लिए AAI और प्रदेश सरकार के बीच में MOU साइन भी हुआ है। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए हैं और इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और दूसरी सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद यह फैसला लिया गया है और उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के इस एक्शन पर अब सभी की नजर गड़ी हुई है। माना यह जा रहा है कि पहले विधानसभा और उसके बाद फिर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश संगठन में पूरी तरीके से बदलाव कर दे। और रामपुर, आजमगढ़ दोनों ही सपा के गढ़ माने जाते थे। दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनाव में सपा की करारी हार का सामना, जिसके बाद से लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं। और देखिए, पार्टी की इकाइयों को भंग करने की कवायद को पार्टी को मजबूत करने की कवायद के तौर पर माना जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध का फैसला किया है। गाजियाबाद में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला हुआ है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक देशव्यापी सम्मेलन होगा और सम्मेलन को जय जवान जय किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है, जिसमें किसान और पूर्व सैनिकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। किसान मोर्चा की बैठक में दूसरा बड़ा फैसला देश भर में चक्का जाम और लखीमपुर में प्रदर्शन को लेकर हुआ। 31 जुलाई को किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे, इसको लेकर भी फैसला लिया गया। और इसके बाद लखीमपुर में महापंचायत होगी। किसान 18 अगस्त से 3 दिन तक जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। ये दूसरा बड़ा फैसला है संयुक्त किसान मोर्चा का। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत से बीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा कि अपने फैसले के बारे में सुनाते हैं। 6 घंटे चली संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग थी, अब वह समाप्त हो गई है। बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, काफ़ी लंबी बैठक चली, बैठक में क्या निर्णय रहे? कई निर्णय रहे हैं कि जो किसान के इशू हैं उसमें करीब 13-14 दिन आंदोलन चलेगा। अपनी बात कहेंगे मीटिंग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो चल जाएगा। 18 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेंगे और फिर 7 अगस्त से और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान का नारे के साथ में अग्निपथ के विरोध में प्रोग्राम होंगे, मीटिंगें होंगी सब जगह। ये रहा। फिर लखीमपुर खीरी में जाएंगे, 75 घंटे वहाँ पर रहेंगे हम 18, 19 और 20 अगस्त को। ये भी 3 प्रोग्राम हुए हैं। 75 घंटे आप लोग वहाँ पर रहेंगे और देश के जो किसान हैं वो वहाँ पर रहेंगे। और ये बताइए कि वहाँ पर जो जिला मुख्यालय है उसको घेरने की बात भी है, काफ़ी बड़ी तादाद में किसान पहुँचेंगे। मुख्य मांग क्या रहेगी उस धरने की? मुख्य मांग तो लखीमपुर खीरी में तो लोकल के इशू आ जाएंगे। जब जिसके घर पे जाएंगे 2 बात वही उसकी भी कहनी पड़ेगी। गन्ने का इशू है, इसका इशू है, पानी का है, जल भराव करेगा,
दो बात उनकी भी करेंगे, बिजली का इशू भी रहेगा और अजय टैनी का मेन इशू रहेगा। अजय टैनी क्या रहेगा यही जानना। हटे भाई, हटे, अजय टैनी हटे। कहाँ से हटे? वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बता रहे कुछ है, वो हटना चाहो। अच्छा, उन्हें हटाने की मांग की रहेगी, उसके खिलाफ मुकदमा है, उसमें जेल जाए। ये तो राकेश टिकैत की बातें आपने सुनी। किसान नेता योगेंद्र यादव से भी बीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। 30 जुलाई को आपका देशव्यापी चक्का जाम भी है, उस पर क्या रहना? जो हम 18 जुलाई से 31 जुलाई तक कार्यक्रम करेंगे देश भर में, सब जगह पे मोर्चे ये अपने कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन करने का, उसके अंत में 4 घंटे के चक्का जाम की घोषणा की गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसान आंदोलन ने हमेशा कहा है कि ऐसे किसी भी घटना से जो अनजान लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो जो प्रभावित होते हैं, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उसमें मेडिकल इमरजेंसी सबको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, किसी भी तरह से जनता को तकलीफ ना हो। और अगर कुछ लोग रुकते हैं तकलीफ में इतनी गर्मी में, तो उनको चाय पानी पिलाना भी हमारी जिम्मेवारी रहेगी। अग्निपथ योजना को भी लेकर 7 अगस्त से 14 अगस्त तक एक सम्मेलन होने वाला, प्रोटेस्ट होंगे, उसको लेकर क्या तैयारी, क्या रणनीति है आप? ये जो अग्निपथ योजना है, ये सिर्फ देश के जवान और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये देश के किसान के साथ खिलवाड़ है। जो किसान है, वर्दी पहना हुआ जवान तो किसान ही है। तो इसलिए हमने तय किया है कि किसान आंदोलन की तरफ से हमने 24 तारीख को राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भी दिया था, देश के राष्ट्रपति को, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं। और इसके बाद हम जगह जगह पे इसमें देश भर में जय जवान जय किसान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिकों को भी आमंत्रित करेंगे, जवानों को भी आमंत्रित करेंगे, किसान भी। किसान और जवान मिलके इस देश को बचाएंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। अग्निपथ योजना युवाओं के लिए धोखा है, ये बार बार कहा जा रहा है। और न सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा बल्कि आरएलडी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरएलडी की तरफ से युवा पंचायत का आयोजन किया गया और उस युवा पंचायत में जयंत चौधरी का संबोधन हुआ। उस संबोधन में जयंत चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े हमले बोले हैं। ये कहा गया कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है और ये कहा गया कि जब तक इस पर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तब तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। जयंत चौधरी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। एक तरफ किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है और एक तरफ आरएलडी की तरफ से युवा पंचायत का आयोजन किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने जो युवा पंचायतें कर रखी हैं, अब उसमें बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो भी जुटने शुरू हो गए हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी, जो आज यहाँ मुजफ्फरनगर के शाहपुर में जो युवा पंचायत हुई उसमें गरज कर आ रहे हैं। जयंत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए शामली से शुरुआत हुई और जो कारवा है वो आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे कारवा बढ़ता जा रहा है, आज आपको भी हमने देखा काफ़ी उत्साहित नजर आए जिस तरीके से युवाओं की और उनकी भीड़ थी। तो लग रहा है कि जिस उम्मीद में युवा पंचायतें की जा रही हैं वो सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं की जिम्मेदारी बनती है कि जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे, उनको लेकर हम चलें। और आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बेरोज़गारी को लेकर और अपने भविष्य को लेकर सब चिंतित हैं, नौजवान खास तौर से। और वो अपने तरीके से विरोध कर भी रहा था और उसे ये लगने लगा था कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए उनके लिए हमने मंच बनाया है और हमारा प्रयास है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उनकी आवाज़ उठे। 2024 को लेकर बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ली है। आपको लगता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में घेराबंदी और तमाम चीज़ें, आपने जो एक बात यहाँ पर उठी थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से कि 2 युवाओं की जोड़ी चलने के लिए, वो युवाओं की जोड़ी अब भी आप राज्यसभा पहुंच गए हैं, तो आगे माना जाए कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टक्कर एक कड़ी देने जा रहे हैं। और क्या ये चर्चा जिस तरीके से चल रही है कि अग्निपथ के सहारे और राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने जा रहा है? बड़ा मूवमेंट तो होगा, ये अपने आप ऑर्गेनिकली होगा, क्योंकि ये क्राइसिस है। अभी आपको पता है कि मोदी जी ने 10 लाख नौकरी की बात की, लेकिन आप केंद्रीय विभागों को देखेंगे, पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे, भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही। योगी जी ने अभी ये घोषणा कर दी है कि यूपी के हर परिवार को हम एक नौकरी या स्वरोजगार देंगे। 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ नौकरी दे पाएगी यूपी की सर? कोई योजना नहीं है, बस घोषणा है। तो ये एक ऐसे मुद्दा तो ये बनेगा ही, 24 में भी बनेगा। और आगे के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो हमारा ग्रोथ मॉडल है, वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं।
जो पूंजी देश में आ रही है, जो निवेशक आ रहे हैं, वो भी जब आ भी रहे हैं तो वो भी ग्रीन फील्ड में नहीं जा रहे। स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है लेकिन वो वेल्थ ट्रिकल डाउन नीचे तक नहीं जा रहा। तो ये कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनको लेकर हमें एज ए सोसाइटी, देश के तौर पे हमें सोचना पड़ेगा और ये चैलेंज रहेगा। इसलिए 24 में तो मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा बड़ा रहेगा और इसमें लोकदल की अपनी भूमिका है। हम लोग तो ज़मीन पर हैं, ऐसे समय पे काम कर रहे हैं जब बारिश का समय है, गर्मी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़मीन पे भी काम नहीं कर रही, उनकी कोई गतिविधियाँ नहीं है और बीजेपी तो बस चुनाव को देखती है। वो इतना ध्यान अगर गवर्नेंस पे दे दें, जहाँ उनको इतनी ताकत जनता ने दी है कि अच्छा शासन लोगों को मिल जाए, उस तरफ उनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चुनावी मशीनरी है, उसी में व्यस्त रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मुजफ्फरनगर। बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से फिर सुनवाई शुरू होने जा रही है। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। वहीं 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा और इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। कानपुर से खबर है, कानपुर देहात में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। बीच बाजार ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में बजरंग दल का कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अकबरपुर थाने का घेराव कर दिया। हालांकि हमले का आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में कानपुर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिरोजाबाद पहुंचे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पार्टी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा पर बड़ा बयान दिया है। जयवीर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा से भाजपा का अब कोई सरोकार नहीं है। विवादित बयान देने पर पार्टी ने नुपुर शर्मा को पहले ही बाहर निकाल दिया है। बीजेपी उनको पहले ही पद से हटा चुकी है और पार्टी से निकाल चुकी है। उसका कोई टिप्पणी नहीं, न्यायालय अपना काम कर रहा है और पार्टी का उनका कोई सरोकार नहीं है। पार्टी ने स्वतः ही अपना निर्णय करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर अमेठी से है, जहां शराब माफिया भीमसेन सिंह और राजू सिंह पर अमेठी डीएम राकेश मिश्र ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाना क्षेत्र के किठावर बाजार में भीमसेन सिंह के 1,45,49,000 रुपए की कीमत के 3 मंजिले मकान को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। एसडीएम अमेठी और प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों साथ में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मकान को प्रशासन ने कुर्क किया। दरअसल 1 साल पहले अमेठी थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुर गांव में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें प्रतापगढ़ के किठावर बाजार स्थित शराब माफिया भीमसेन उर्फ राजू सिंह के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिस पर अमेठी डीएम राकेश मिश्र ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्क करने का आदेश दिया और अब कार्रवाई हुई। भीमसेन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) लगाई गई है। गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत डीएम सर का ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप हमने उस क्षेत्र के एसडीएम व सीओ से संपर्क करके वहां उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही आज की है। टोटल रकबा उनका 0.211 हेक्टेयर है एंड उसमें एक 3 मंजिला मकान था, जिसको आज ताला लगा के सील किया गया है प्रत्यक्षदर्शियों के सामने एंड सबके सामने। बाराबंकी में नशे के तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। हिस्टेशेटा की 10,02,80,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी तैयब के खिलाफ ये कार्रवाई की है। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी है। विकास नगर में इस्पात सेंटर पर छापा मारा गया। एसीपी ने इस्पात सेंटर में छापेमारी की, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के साथ काफी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही। बड़ी जानकारी है, एसीपी के साथ काफी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद। इस्पात सेंटर में छापा मारा गया, जिसके बाद से हड़कंप है। विकास नगर में ये इस्पात सेंटर चल रहा था। इस्पात सेंटर के नाम पर अय्याशी का अड्डा यहां पर चलाया जा रहा था। पुलिस को कब से शिकायत मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी, उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स के साथ में एसीपी यहां पर पहुंचे, छापा मारा गया, जिसके बाद से हड़कंप है। उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से शिकायतों के बाद ये छापेमारी यहां पर की गई है। विकास नगर की ये जानकारी, जहां पर इस्पात सेंटर चल रहा था।
अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां सरकारी अस्पतालों में अपने संसाधन से पहुंचे मरीजों को 102 और 108 एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सूची में डाल दिया गया है और बकायदा इसका भुगतान भी करा लिया गया। इसकी जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो सबके होश उड़ गए। खास बात यह भी है, समझिए कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल करने वालों की जो फर्जी लिस्ट बनाई गई है, उसमें मरीजों के नाम के साथ जो फोन नंबर लिखे गए हैं वो या तो गलत है या फिर आशा वर्कर्स के हैं। और वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रहे 102 और 108 एम्बुलेंस के नोडल अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि इस फर्जीवाड़े की जांच चल रही है और रिपोर्ट आने पर जो खुलासा होगा, जो जानकारी मिलेगी, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।